हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं इनसे रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इन टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी और पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की वेटेज क्या है। तो वेटेज है 2% और इस चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चंस हर साल नीट एग्जाम में आते हैं। हम 2018 टू 2024 अगर टाइम पीरियड को लेकर चलें तो यहाँ इस चैप्टर से 8 क्वेश्चंस आए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से और कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2018 में न्यूरल सिस्टम और 19 में भी न्यूरल सिस्टम से क्वेश्चन आए हुए हैं और इनमें से किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं? ब्रेन एंड न्यूरॉन, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। 2020 और 21 में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। देन 2022 में न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा था? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, एक क्वेश्चन आया हुआ है। देन 2023-24 में सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए? फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, आपने देखा फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से क्वेश्चन आया हुआ है। 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पर ईयर ऑन एन एवरेज। और डिफिकल्टी लेवल क्या है? तो यूजली क्वेश्चन जो है वो एवरेज है। लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इन अ बॉडी में बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन दी होम्योस्टैसिस। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, वहां पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही यू कैन से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मेंटेन होम्योस्टैसिस, तो बैलेंस बनाने के लिए एक बैलेंस बना होना चाहिए बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम ऑल्सो। क्योंकि ये जो सारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इवन ऑर्गन्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे को आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस भी करते हैं, दूसरे की एक्टिविटी को रेगुलेट भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ द अनदर। देखिए, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एज वेल एज दे कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लीजिए, वहां पे क्या हो रहा है? लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, ये सारे ऑर्गन जो है डाइजेशन में मदद कर रहे हैं एंड दे आल्सो कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये दोनों जो सिस्टम होते हैं ये हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करें, प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल सिस्टम से काफी क्विक कोऑर्डिनेशन होता है एंड पॉइंट टू पॉइंट, इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, नाउ एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। तो केमिकल एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में थ्रू केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स, इसके थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं? इन केस ऑफ ह्यूमंस जो हायर ऑर्गेनिज्म में नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स है। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स और नर्व सेल। तो एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो नर्वस सिस्टम होता है इट इज कंप्राइज ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। एंड न्यूरॉन क्या करता है? डिटेक्ट एंड रिसीव and transmit different kind of stimulus that are present in the environment. न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में ये बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि हाइड्रा में इट इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। नाउ आप देख सकते हैं न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स जो हैं यहाँ पे क्या होता है? ब्रेन इज प्रेजेंट along with a number of ganglia and the neural tissues.
तो इंसेक्ट्स में ब्रेन तो प्रेजेंट ही है इसके अलावा, ठीक है। ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड द न्यूरल टिश्यूज। वर्टिब्रेट्स में क्या हो रहा है, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, एंड इट इज अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग ये कहाँ होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इट कंप्राइजेस ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जैसे कि क्रेनियल नर्व्स हो गई, स्पाइनल नर्व्स हो गई। और नर्व फाइबर्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप। दो प्रकार के नर्व फाइबर्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पहला है एफरेंट फाइबर, दूसरा है इफरेंट फाइबर। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एफरेंट नर्व फाइबर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द टिश्यूज और ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे टिश्यूज होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारे हैंड्स हैं, दे परसीव द स्टिमुलस। इन स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन पहुंचाता है, एफरेंट नर्व फाइबर्स। और इफरेंट नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। सो इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्सेस from the central nervous system to the concerned peripheral tissue or the organ। ठीक है, टिश्यू से लेके नर्व इंपल्सिस ट्रांसफर हुई टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेसिंग हुई, देन दिस इंफॉर्मेशन और these regulatory impulses from the central nervous system are then again transferred to the tissue or the organs। Peripheral nervous system is further divided into somatic neural system and autonomic neural system। Somatic neural system रिलीज इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स क्या होती है, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन में इन्वॉल्व होती है, मूवमेंट में इन्वॉल्व है स्केलेटल मसल्स, ओके। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है या न्यूरल सिस्टम भी बोल सकते हैं, ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एज वेल एज द स्मूथ मसल्स। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है, रिलीज इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें फर्दर, इट इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो विसरल हमारे होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम that comprises the whole complex of nerves, fibers, okay, ganglia and plexuses by which impulses travel from the central nervous system to the viscera। viscera मतलब जो internal organs होते हैं, and from the viscera to the central nervous system। ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है एंड इट ऑल्सो कंटेन्स टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि एक सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो भी नर्व सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन विच दी सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। इट ऑल्सो कंटेन्स सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडी जिसको हम निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। Now, short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contains Nissel's granules and are also known as dendrites। तो आप देख सकते हैं सेल बॉडी है जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। निसल ग्रैन्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दी सेल बॉडी। सेल बॉडी से निकलते हैं डेंड्राइट्स। समटाइम दिस डेंड्राइट आल्सो कंटेन दी निसल ग्रैन्यूल्स। Now these fiber transmit impulses towards the cell body। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट impulses towards the cell body। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन आपको दिखाया गया है। देन
You have the axon also. Axon transmit the signal away from the you can say cell body. अब देख सकते हैं यहाँ पे माइलिन शीथ भी प्रेजेंट है, और दो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नोड ऑफ रेनवियर दिख जाएगा यहाँ पे, विच इज बिटवीन दिस माइलिन शीथ. ठीक है, श्वान सेल है जो कि माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं. माइलिन शीथ जो होती है, इट इंसुलेट्स दी नर्व सेल. इंसुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर फास्ट कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस. अब क्या होता है, एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक ट्रैवल करती है इम्पल्सेस, तो इसको साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं. तो जंप कर रही है यहाँ पे नर्व इम्पल्स, इसकी वजह से फास्ट हो जाती है. So the nerve impulses travel from one node of Renvier to another node of Renvier because of the presence of these myelin sheath. Myelin sheath क्या करते हैं? It insulates the nerve cell. Axon का आप टर्मिनल देखते हैं कि axon टर्मिनल है, और axon टर्मिनल finally terminates into the synaptic knob. Axon एक long fiber होता है. It is a long fiber. The distal end of which is branched. तो टर्मिनल एंड axon का branched होता है वो. Each branch terminates into a bulb-like structure जिसको synaptic knob बोलते हैं. Synaptic knob में synaptic vesicles होते हैं जिनमें कुछ chemicals मौजूद होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि एसिटाइल कोलिन हो गया, जिसके गाबा हो गया, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. These are present in the synaptical vesicles present in the synaptic knob. Axon transmit nerve impulses away from the cell body. You have to remember this. To a synapse or to a neuromuscular junction. तो axon क्या करता है? Transmit the impulses away from the cell body to a synapse, which is a junction of the nerve cells, या तो फिर to the neuromuscular junction. Neuromuscular junction between the nerve and the muscles. Based on the number of axons and dendrite, neurons are divided into three types. तीन प्रकार के होते हैं, मल्टीपोलर, बायपोलर और यूनिपोलर. मल्टीपोलर क्या होता है? With one axon and two or more dendrites. Then ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्यों मौजूद होते हैं? Because you can say they can coordinate with the other neurons also. ताकि जो हमारे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही एफिशिएंट वे में हो सके, तभी वहां पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. These multiple neurons help in efficient coordination, efficient transmit of the impulses, nerve impulses, and they also interact with the other neurons also. Bipolar neuron क्या होता है? It has one axon and one dendrite. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रेटिना ऑफ द आई में. यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. They consist of cell body with only one axon. So they lack dendrites. So remember, unipolar neuron, they lack dendrites. They only consist of cell body and one axon. And they are found in the embryonic stage. या तो फिर जो लोअर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां पे यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. दो प्रकार के एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड. Myelinated nerve fibers, they are enveloped with Schwann cells. So Schwann cells, they produce the myelin sheath. Now the gaps between two adjacent myelin sheaths are known as nodes of Renvier. Myelinated nerve fibers are found in spinal and the cranial nerves. Spinal nerves कहाँ से आती है? Spinal cord से. cranial nerves आती है brain से. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in the autonomous and the somatic neural system. Now generation and conduction of nerve impulses, इसके बारे में बात करते हैं. Neurons, आपको पता है, they are excitable cells because their membrane are in the polarized state. Okay, जो nerve cells होते हैं, they are excitable क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है. ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज प्रेजेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरल मेम्ब्रेन.
ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम और पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। दीज आयंस आर सिलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयंस। नाउ व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, यानी कि वो रेस्टिंग स्टेट में है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमेबल टू दी सोडियम आयंस। तो ये आपको याद रखना है, रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है। रेस्टिंग स्टेट का मतलब जब नर्व सेल जो है कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रही, तो वहां पे जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है इट इज मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली impermeable to sodium ions. Now, the membrane is impermeable to negatively charged proteins also present in the exoplasm. Exoplasm मतलब जो एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड है. Exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of the sodium. तो एक्सोप्लाज्म में सोडियम की कंसेंट्रेशन कम है, पोटेशियम की ज्यादा है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की भी ज्यादा है. In contrast, the fluid outside the axon contains low concentration of potassium, high concentration of sodium and thus forms a concentration gradient. तो आपने देखा यहाँ पे concentration gradient बन गया क्योंकि एक्सॉन के बाहर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम है. एक्सोप्लाज्म के अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम है और लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम है. Now, these ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ions. Active transport मतलब using energy. By the sodium-potassium pump, we transport 3 sodium ion outside and 2 potassium ion into the cell. तो 3 पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं. ठीक है, इसलिए बाहर की साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, अंदर की साइड जो है एक्सॉन की वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. Outer surface of axonal membrane possesses a positive charge because of this, while the inner surface becomes negatively charged and therefore is polarized. तो ये polarized state है. Polarized state में बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल. अब स्टिमुलस हम देखते हैं व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट ए. ओके, ये साइट ए आपको दिखाई गई है. स्टिमुलस इज बीइंग अप्लाइड एट साइट ए ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन. पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में क्या होगा, बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा. Now the membrane at the side point A becomes freely permeable to sodium ions. जहां पे स्टिमुलस मिला वहां पे वो जो मेम्ब्रेन है, सिर्फ उस रीजन में ही जो मेम्ब्रेन है वो इट बिकम्स परमेबल टू सोडियम आयंस, यानी कि सोडियम आयंस अब अंदर जाएंगे. देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस. दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स सोडियम आयंस फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी. पोलैरिटी रिवर्स हो गई, बाहर नेगेटिव आ गया, अंदर पॉजिटिव हो गया क्योंकि सोडियम आयन अंदर जा रहे हैं. देयर इज रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइट. सिर्फ उसी साइट पे आपने देखा, बाकी तो पॉजिटिव है, सिर्फ जहां पे स्टिमुलस रिसीव हुआ वहां पे देयर इज द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी. जो आउटर सरफेस है वो नेगेटिव हो जाएगी, इनर साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी. द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए इज दस रिवर्स एंड हेंस नोन एज डीपोलराइज्ड. तो ये जो रीजन है इसको हम डीपोलराइज्ड बोलेंगे. अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल. तो पहले हम रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में. एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइज स्टेट होती है और एक्शन पोटेंशियल को ही हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं. साइट इमीडिएटली अहेड दी, ओके, एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन दैट इज साइट बी, ये साइट बी है. मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस. तो साइड बी पे पॉजिटिव चार्ज है, आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है इनर सरफेस पे. ठीक है, क्योंकि वो अभी पोलराइज स्टेट में थी. इसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी. तो दैट्स व्हाई द करंट मूव्स फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, जो आपको यहां दिखाया गया है. ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइड बी टू साइड ए. आउटर सरफेस में क्या होगा, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साइड बी टू साइड ए.
okay, to complete the circuit of the current flow. Hence the polarity of the site is reversed. Okay, polarity at this site is also reversed and the axial potential is generated at side B. तो ये जो करंट फ्लो हमने आपको दिखाया है इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे भी पोलराइज स्टेट हो जाएगी, उस साइड पे भी, साइड बी पे भी पोलराइज स्टेट हो जाएगी. तो वी कैन से एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइड बी ऑल्सो. दिस इज हाउ दिस एक्शन पोटेंशियल इज ट्रेवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम साइड ए टू साइड बी. Now, so the impulse action potential generated at site A now arrives at site B. The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. Now, the rise in the stimulus-induced permeability of sodium ion is extremely short-lived. Stimulus की वजह से क्या हुआ था? सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हुआ था, पर ये जो होता है इट इज क्वाइट शॉर्ट लिव्ड. It is quickly followed by a rise in the permeability to potassium ions. ठीक है, पहले there was increase in the permeability of sodium ions, पर उसके बाद क्या होता है, अगेन दिस इज क्विकली फॉलोड बाय rise in the permeability of potassium ions. Now within a fraction of second potassium ion diffuses outside, यानी कि potassium ions का efflux हो रहा है, it diffuses outside the membrane and restores the resting potential, यानी कि वापस पोलराइज स्टेट आ जाएगी. Okay, resting potential of the membrane is restored at the site of excitation and the fiber becomes one more responsive to further stimulation. यानी कि resting potential में दोबारा आ गई वो साइट, वो पोलराइज हो गई, and then again it is now responsive to further stimulation. अब हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के बारे में बात करते हैं. Nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions known as synapses. So junction between neuron is known as synapses. Synapse is formed by the membrane of प्री-साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट-साइनेप्टिक न्यूरॉन. तो दो न्यूरॉन्स होते हैं. तो पहला न्यूरॉन है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होगा प्री-साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो दूसरा न्यूरॉन है वो होगा पोस्ट-साइनेप्टिक न्यूरॉन. Okay, which may or may not be separated by a gap known as synaptic cleft. There are two types of synapses, namely electrical synapse and chemical synapse. Electric synapse जो होता है, वहां पे क्या हो रहा है, membranes of pre and post synaptic neurons are in very close proximity. Electrical current can flow directly from one neuron to other across these synapses, क्योंकि इन दोनों के बीच में distance बहुत कम है. Transmission of impulses through electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single neuron, जो तो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, जो भी पोलराइज और डीपोलराइज स्टेट पढ़ी थी. ओके, तो इसी मैकेनिज्म से इलेक्ट्रिकल impulses are transferred through the electrical synapse. Now, impulse transmission across electrical synapse is faster than the chemical synapse. ये आपको याद रखना है, ठीक है. Electrical synapse are rare in our system, although they are fast, but they are rare in our system. Electrical synapse से although fast conduction हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म वहाँ पे ऐसा खास है नहीं है. मैकेनिज्म जैसे नर्व इम्पल्स आगे ट्रैवल करती है, वैसे ही इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ऑल्सो. केमिकल साइनेप्स में क्या हो रहा है, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड एज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो आप देख सकते हैं डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड दी साइनेप्स. एक्सॉन का टर्मिनल है, साइनेप्टिक नॉब है, साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है. साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं, ठीक है. ये एक्सॉन का टर्मिनल है. साइनेप्टिक नॉब होगा, साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है. देन यू कैन सी दिस द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ये आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी कि जो दूसरा न्यूरॉन है की मेम्ब्रेन है. ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसके बीच में दिस द फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. अब आप देख सकते हैं साइनेप्सिस क्या होता है. साइनेप्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ये आपको याद रखना है, साइनेप्स. देन दीज आर रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. दीज रिसेप्टर्स बाइंड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये जो वेसिकल्स हैं, दिस वेसिकल्स दे मर्ज with the presynaptic membrane.
and then they are released, and then these neurotransmitter bind to the receptors present on the postsynaptic membrane, and this is how the electrical you can say the nerve impulse is transmitted through the chemical synapse. Okay, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, then chemical signal is again converted into electrical. ये chemical और neurotransmitters are involved in the transmission of impulses in the chemical synapse. एक्सॉन टर्मिकल्स, एक्सॉन जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे वेसिकल्स मौजूद होते हैं, सिनेप्टिकल वेसिकल, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं. व्हेन एन इंपल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल, इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक, जो सिनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं दिस मूव्स टुवर्ड्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वहाँ पे ये फ्यूज हो जाते हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड दे रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. कहाँ रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर? इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ये तो न्यूरोट्रांसमीटर दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. इस बाइंडिंग की वजह से क्या होता है? आयन चैनल्स आर ओपन, allowing the entry of ions which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. तो रिसेप्टर्स जब बाइंड करते हैं, जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक नई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी इन द postsynaptic neuron. Now the new potential developed may be either excitatory or inhibitory. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बोल लीजिए. ब्रेन आपको पता है इट इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट्स एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम. ब्रेन क्या करता है? इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी कि जो मूवमेंट हमारे जो कंट्रोल में है, इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल लंग्स, हार्ट, किडनीज. ठीक है, हार्ट जो है वो इनवॉलंटरी है, वो अपने आप ही बीट करता रहता है. लंग्स जो है वो ब्रीथ करते रहते हैं. किडनीज जो है फिल्टर कर रही है ब्लड को. देन थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, सर्केडियन रिदम्स जो होती है, हमारी जो स्लीप साइकिल है, एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो इन एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. ब्रेन इज ऑल्सो साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स. ह्यूमन का ब्रेन बहुत ही वेल डेवलप्ड है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. स्कल के अंदर क्या होता है? ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस consisting of outer layer called dura mater, a very middle layer called arachnoid, and the inner layer which is in contact with the brain tissue is known as pia mater. आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. ब्रेन कौन सी लेयर से कवर्ड होती है? क्रेनियल मेनिंजेस. ओके, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मेटर, जो क्रेनियल मेनिंजेस होती है. तो ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस. एंड क्रेनियल मेनिंजेस किसके बने होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर एरिकनॉइड एंड द इनर लेयर नोन एज द पाया मैटर. ब्रेन को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. देख सकते हैं फोर ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम एज वेल एज थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. देन मिड ब्रेन आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन क्या? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड द पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन. इसके बीच में प्रेजेंट है मिड ब्रेन यहाँ पे. देन हाइंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. ये आप देख सकते हैं दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड हियर व्हिच इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. सेरिब्रल हेमिस्फीयर देख सकते हैं, कॉर्पस कैलोसम देख सकते हैं, सेरिब्रल एडिडक्ट भी आप देख सकते हैं. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. Cerebrum forms the major part of the human brain. Now, a deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves. Okay, which are termed as the left and the right cerebral hemisphere. तो cerebral hemisphere अभी हमने देखा था ब्रेन के डायग्राम में. cerebral hemisphere क्या होते हैं? They are the left and right side of the cerebrum. The hemisphere are connected by a tract of nerve fibers known as corpus callosum. तो ये भी आपने देखा था. तो ये जो हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दे आर कनेक्टेड बाय
अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर जिसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं. लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स and is thrown into prominent folds. Cerebral cortex, जैसे हमने पढ़ा था मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, is referred to as the gray matter due to its grayish appearance. The neuron cell bodies are concentrated here, giving the color. तो क्यों grayish appearance होती है? Because neural cell bodies are concentrated here. Cerebral cortex contains motor areas, sensory areas. ये सेंसरी एरियाज स्टिमुलस को सेंस कर रहे हैं. Okay, it has motor areas, sensory areas, and large regions that are neither clearly sensory or motor in function. Now, these regions, called as the association areas, are responsible for complex functions like intersensory association, memory, and communication. Fibers of the tracts are covered with myelin sheath, which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. तो यहाँ पे जो nerve fibers होते हैं, they are covered by a myelin sheath. They give an opaque white appearance to the layer and hence it is called as the white matter. तो brain में gray matter होता है और white matter होता है. Okay? तो आप देख सकते हैं जो fibers होते हैं of these tract, they are covered by the myelin sheath and they give a opaque white appearance. Now cerebrum wraps around a structure called the thalamus, which is a major coordinating center for sensory and the motor signaling. Very important part of the brain is called hypothalamus. It lies at the base of the thalamus. Hypothalamus contains a number of centers which control the body temperature, urge of eating and drinking. It also contains several group of neurosecretory cells which secrete hormones called the hypothalamic hormones. तो hypothalamus hormone भी secrete करता है. इसके अलावा it also have centers which controls the body temperature. बॉडी में होमोस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है, थर्मोरेगुलेशन कर रहा है. और जो आपको अर्ज होती है ईटिंग और ड्रिंकिंग की, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द लिम्बिक लोब और द लिम्बिक सिस्टम. तो लिम्बिक सिस्टम किसका बना होता है? इट हैज स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस. Along with the hypothalamus, limbic system is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions. For example, excitement, pleasure, rage and fear and motivation. Midbrain के बारे में बात करते हैं तो midbrain कहाँ located है? Between the thalamus और hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. Now, a canal called the cerebral adduct passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consists mainly of 4 round swellings या lobes called the corpora quadrigemia. Quadri मतलब 4. hindbrain के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली आपने देखा था forebrain और hindbrain से क्वेश्चन आए थे. midbrain से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, फिर भी आपको पढ़ना है. तो forebrain और hindbrain पे तो स्पेशली आपको फोकस करना है. hindbrain किसका बना होता है? It comprises of pons, cerebellum, medulla, also known as medulla oblongata. Pons जो होता है consist of fiber tracts that interconnect different regions of the brain. ठीक है, तो आप देख सकते हैं pons में क्या है? It consists of fiber tracts, nerve fiber tracts that are interconnecting different region of the brain. Cerebellum क्या कर रहा है? Has very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. Medulla of the brain is connected to the spinal cord. ठीक है, तो medulla oblongata होता है, it is connected to the spinal cord. Medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion. तो medulla oblongata आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सेंटर्स मौजूद हैं जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं. तो हमारा रेस्पिरेशन का रेट है,
कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस यानी कि जो ब्लड प्रेशर और जो ब्लड फ्लो है उसको रेगुलेट कर रहा है मेडुला, एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी। 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम: मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन स्टेम किसकी बनी होती है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम क्या है? इट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। ठीक है, अब हम कुछ टिप और ट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। 2 तरह के टिश्यू कौन से होते हैं? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। Cell bodies, dendrite and axon terminals of non-myelinated neurons are present in the gray matter. ग्रे मैटर में क्या क्या होता है? सेल बॉडीज, डेंड्राइट एंड एक्सॉन टर्मिनल्स of non-myelinated neurons are present in the gray matter. In white matter, cell bodies, dendrites and axon terminals of myelinated neurons are present. तो जो white matter है उसमें myelinated neurons present होते हैं, myelin sheath present होती है, तभी it appears white. ग्रे मैटर में ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काफी कंसंट्रेटेड होते हैं एंड दे आर नॉन माइलिनेटेड। ट्रोक्लियर जो होता है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से आ रही है। एंड अब्ड्यूसेंस इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व इन ऑल अदर एनिमल्स। वेगस इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इन एनिमल्स एक्सेप्ट द ह्यूमंस। ट्राइजेमिनल इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इन द ह्यूमन। ड्यूरेशन of complete inexcitability between depolarization and repolarization is known as refractory period. तो refractory period क्या होता है? तो इसको सिंपल, इसको लैंग्वेज में इसको बताना हो तो आप बताएंगे अ पीरियड आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसके बाद एक बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है जहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकती। वहां पे नर्व जो है, फाइबर है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसके बाद अगेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकती है। तो इट इज अ पीरियड आफ्टर द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल where the nerve cell is not responsive, मीन्स वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकती। नाउ क्लियर फ्लूइड that is present in the ventricles of the brain, subarachnoid space of brain, spinal cord, and this works as a shock absorber for the brain, is known as cerebrospinal fluid. अब हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर की। वेटेज देख लेते हैं। 2% है वेटेज। कितने क्वेश्चन आते हैं इससे? 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड 2018 टू 2024 तक 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से आए हैं क्वेश्चन, कौन कौन से कॉन्सेप्ट से आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं और क्या डिफिकल्टी लेवल था उनका। 2018 में आप देखिए, 2019 में, 20 में, 22 में, ओके, 23 में, 24 में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड और पैराथायरॉयड हार्मोन से क्वेश्चन आए हुए हैं कि ह्यूमन हार्मोनल डिसऑर्डर्स, मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पैनक्रियाज और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, देन पैराथायरॉयड ग्लैंड से भी क्वेश्चन आया हुआ है, थायराइड ग्लैंड से आया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड। Okay, questions have also come from the hormones of the heart and kidney as well as the gastrointestinal tract. तो हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी हार्मोन रिलीज करते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। किडनी हार्मोन पे क्वेश्चन आया हुआ है। किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एरिथ्रोपोएटिन। देख लीजिए, अब 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से। और इनका डिफिकल्टी लेवल क्या है? आप देख सकते हैं एवरेज क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ओके, लेटेस्टली 2024 में, 23 में इजी क्वेश्चंस भी आए हैं। यूजुअली कि एवरेज या डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। नाउ न्यूरल सिस्टम, आपको पता है नर्वस सिस्टम के हमने बारे में बात करी थी, तो अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। न्यूरल सिस्टम आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है और ये फास्ट होता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट इट इज शॉर्ट लिव्ड, as the nerve fibers do not innervate all cells of the body. ठीक है, नर्व फाइबर जो हैं they are not connected to all the body parts, simple,
and the cellular functions need to be continuously regulated. A special kind of coordination and integration has to be provided. क्योंकि नर्व फाइबर्स हैं वो हर सेल तक नहीं पहुंच पा रहे, हमारे बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए हमें एक और मैकेनिज्म चाहिए, एक और स्पेशल काइंड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म हमें चाहिए. तो दिस इज कैरिड आउट बाय हॉर्मोन्स. ओके, तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, विच इज डन बाय द हॉर्मोन्स. तो न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिला के ओके दे जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी. न्यूरल सिस्टम के बारे में तो हमने पढ़ लिया पहले ही. अब केमिकल सिस्टम में क्या आ रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड दे लैक डक्ट्स, मीन दे आर डक्टलेस ग्लैंड. और ये जो अपनी सिक्रीशंस होती हैं ये डायरेक्टली ब्लड में ये पोर कर देते हैं. दे डायरेक्टली सिक्रीट, यू कैन से whatever chemicals they are synthesizing such as hormones into the blood. ये जो secretions होती हैं इनको हम hormones बोलते हैं. Now जो hormones होते हैं इसको कैसे define कर सकते हैं? These are chemical produced by the endocrine glands and they are released into the blood directly and then they are transported to distantly located organ. ठीक है, तो endocrine gland इन hormones को blood में release कर देते हैं, then they are transported by the blood to the target organ. Definition क्या है? Hormones are non-nutrient chemicals which acts as intracellular messengers, यानी कि दो सेल के बीच में they act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, they are produced in trace amounts. Hormones are always produced in trace amount. A new definition covers the number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. Invertebrate possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates. Human endocrine system के बारे में बात करते हैं. The endocrine glands and hormone producing diffused tissue cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. तो human endocrine system के बारे में हम बात कर रहे हैं. Pituitary gland, pineal gland, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and gonads. Gonads में क्या आ गया? Testes हो गया in males, ovaries हो गया females. Testes और ovaries भी endocrine glands होते हैं. So these are the part of the endocrine system. ये सारे endocrine glands हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं इस फिगर में आपको location of endocrine glands दिखाया गया है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरी विच आर प्रेजेंट इन द फीमेल, दिस इज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड, इट सिक्रीट हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. टेस्टिस ये भी हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन. एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, थाइमस, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. देन यू हैव द हाइपोथैलेमस. Now some other organs, for example gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produce hormones. तो आप देख सकते हैं जो लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इवन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं. हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन forebrain and it regulates the wide spectrum of body functions. तो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट होता है? फोर ब्रेन का पार्ट होता है एंड इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायसेफ्लॉन. नाउ इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का क्या फंक्शन होता है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दे प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड दीज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दे हैव न्यूक्लियस आल्सो विद इन देम. These hormones regulate the synthesis and secretion of the pituitary hormones. So this is very important point है. जो hypothalamus है, hypothalamus it regulate the synthesis and secretion of the pituitary hormones. ठीक है, pituitary hormone. फिर pituitary क्या करता है? Pituitary then again it controls the other endocrine glands. Hormone produced by hypothalamus are of two types. Releasing hormones which stimulate the secretion of pituitary hormones and inhibiting hormones which
इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन रिलीज करता है, इसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। दिस स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स। तो गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। दिस गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द anterior pituitary and it stimulates anterior pituitary to synthesize gonadotrophins, which are follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Somatostatin के बारे में बात करें, somatostatin from the hypothalamus inhibit the release of growth hormone from the pituitary. Okay, somatostatin का फंक्शन क्या है? Inhibit the release of growth hormone. Growth hormone बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए. These hormones originating in the hypothalamic neurons pass through axon and are released from their nerve endings. These hormones reach the pituitary gland through the hypophyseal portal system. तो ये आपको याद रखना है, hypophyseal portal system जो होता है, it is a unique network of blood vessels that connects the hypothalamus to the anterior pituitary. जो hypophyseal portal system होता है, it connects blood vessels. Okay, it consists of unique blood vessels that connect hypothalamus to anterior pituitary. तो hypothalamus hormone रिलीज कर रहा है, which stimulates anterior pituitary. ठीक है, तो कोई हमें सिस्टम चाहिए ताकि ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच जाए। कैसे पहुंच रहे हैं? वो हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम से। नाउ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अभी हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है is under the direct neural regulation of the hypothalamus. यानी कि hypothalamus produces and send hormones oxytocin and vasopressin to the posterior pituitary for storage and release. तो आपने देखा यहाँ पे hypothalamus ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, एंड दीज हार्मोन दे आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, हार्मोन स्टोर होने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड दे आर रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पर सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस कर रहा है। दिस इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द हाइपोथैलेमस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये आपका हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम हो गया, हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है व्हिच आर सिक्रेटिंग द हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम टू द एंटीरियर एज वेल एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी आपने देखा इट इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। Pituitary gland is located in a bony cavity called the sella turcica and is attached to the hypothalamus by a stalk. It is divided anatomically into adenophysis, adenohypophysis, and a neurohypophysis. Adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars intermedia. दो पार्ट्स होते हैं एडिनोफाइसिस के। Pars distalis region of pituitary, commonly called the anterior pituitary, produces growth hormones, prolactin, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, luteinizing hormone, and follicle stimulating hormone. Pars intermedia secretes only one hormone called the melanocyte stimulating hormone. In humans, the pars intermedia is also merged with the pars distalis. न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में बात करें तो हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। इट इज नोन एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो ये सिर्फ स्टोर करता है इन हार्मोन्स को, इसको सिंथेसाइज नहीं करता। इट स्टोर्स एंड रिलीजेस एंड दीज हार्मोन्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोफाइसिस। एक्सोनली मतलब थ्रू द एक्सॉन्स। ओके, सो दीज आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली to the neurophysis. Okay, और जो पोर्टल सिस्टम था हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, उससे क्या हो रहा है? जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे थे, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी।
ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाए तो अगर क्या होगा, तो स्टिमुलेट द अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म। अगर लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा, इट्स रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो जाइजेंटिज्म और ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म ड्यू टू you can say over secretion of growth hormone, and less secretion of growth hormone can lead to dwarfism. Now, a disease is hard to diagnose in the early stages and often goes undetected for many years until changes in the external features become noticeable. Prolactin के बारे में बात करें, they help to regulate the growth of the mammary gland and formation of milk in them. Thyroid stimulating hormone synthesizes and stimulate the synthesis and secretion of the thyroid hormone from the thyroid gland. ACTH stimulate the synthesis and secretion of steroid hormones called the glucocorticoids from the adrenal cortex. Glucocorticoids, steroid hormone play a crucial role in regulating metabolism, stress response, and the immune system. Luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, they stimulate gonadal activity, hence are called as gonadotropins. So they are also released by the anterior pituitary. In males, luteinizing hormones stimulate the synthesis and secretion of hormones called the androgens from the testes. Androgens, they are known as male hormones, जैसे कि testosterone. In males, follicle stimulating hormone and androgens regulate the spermatogenesis. Spermatogenesis मतलब कि sperm formation. Now, follicle stimulating hormone and androgen act to stimulate and maintain the spermatogenesis. Follicle stimulating hormone acts directly on the Sertoli cells to stimulate the germ mother cells. To stimulate the germ cell number. उनके cell number को increase करता है. And acts indirectly to increase the androgen production by the Leydig cell. Leydig cell, also known as interstitial cells. ये जो cells हैं ये testosterone बनाते हैं. Okay? Now, आप देख सकते हैं यहाँ पे luteinizing hormone is also helping in the synthesis of the androgens and follicle stimulating hormones. It is helping in the synthesis of the androgen from the Leydig cells. Okay, which are again present in the testes. फीमेल में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ द फुली मैच्योर्ड फॉलिकल्स, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं. रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज ड्यू टू ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड इट आल्सो मेंटेन्स द कॉर्पस लुटियम formed from the remnants of the Graafian follicle after ovulation. Follicle stimulating hormones stimulate the growth and development of ovarian follicles in the females. तो आपको पता है menstrual cycle में आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होता है, देन टर्शियरी फॉलिकल बनता है, देन ग्राफियन फॉलिकल बनता है. ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कैसे होता है? ड्यू टू LH सर्ज. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट्स यानी कि मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन. ऑक्सीटोसिन होता है, एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन. फीमेल्स में क्या होता है? स्टिमुलेट विगल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस. तो मायोमेट्रियम जो होता है यूट्रस में, उसमें स्मूथ मसल सेल्स हैं, दे आर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, दिस लीड टू चाइल्ड बर्थ. ओके, and also milk ejection from the mammary gland. Vasopressin also acts mainly at the kidney and stimulate reabsorption of the water and electrolyte by the distal tubules and thereby reduces loss of water through urine, जिसको हम बोलते हैं diuresis. Vasopressin को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं. एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, डायूरेटिक्स मतलब जो पानी निकाल देते हैं, एंटी डायूरेटिक मतलब जो पानी रीअब्सॉर्ब करेगा. An impairment affecting synthesis of release of ADH result in the diminished ability of the kidney to conserve water. तो water conserve नहीं कर पाएगी किडनी क्योंकि ADH release नहीं हो रहा, leading to water loss and dehydration, and this condition known as diabetes insipidus. Pineal gland के बारे में बात करते हैं. Pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. Pineal secretes a hormone known as melatonin. Melatonin plays a very important role in regulation of 24-hour यानी कि diurnal rhythm of the body. For example, it helps in maintaining normal rhythms of sleep-wake cycle as well as the body temperature. Melatonin also influences metabolism, pigmentation, and menstrual cycle as well as our defense capability. Thyroid gland के बारे में बात करते हैं. Thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea. Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue known as the isthmus. ठीक है, आपको याद रखना है ये. Thyroid gland is composed of follicles and the stromal tissue.
Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity. These follicle cells synthesize two hormones, tetraiodothyronin और thyroxine, इसको हम T4 भी बोलते हैं, and triiodothyronin, इसको T3 भी बोलते हैं. Iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis in the thyroid, क्योंकि ये जो hormones है thyroid के उनमें iodine present है. That's why iodine is very important for the normal rate of hormone synthesis in the thyroid. आप देख सकते हैं इस फिगर में आपको thyroid दिखाया गया है यहाँ पे. This is thyroid and parathyroid. This is a diagrammatical view of the position of thyroid and the parathyroid gland. पहला है ventral side, दूसरा है ventral मतलब आगे से, dorsal मतलब पीछे से. ठीक है, तो ये thyroid glands आपको दिखाए गए हैं. These are the vocal cords. This is the trachea. ये इसको विंड पाइप भी बोल रहे हैं. डॉर्सल साइड देखिए, पीछे की साइड पे आप देख सकते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है. ना आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए डाइट में तो क्या होगा, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा एंड देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड जिसको बोलते हैं हम ग्वाइटर. हाइपोथायरॉइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, इसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं. मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, क्वेश्चन abnormal skin and deaf mutism. Adult women में अगर hypothyroidism होते may cause menstrual cycle to become irregular due to cancer of the thyroid gland or due to development of nodules of the thyroid gland. The rate of synthesis of and the secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high levels, leading to condition called the hyperthyroidism, which adversely affects the body physiology. क्योंकि thyroid gland के जो hormones होते they also control the metabolism. Exophthalmic goiter is form of hypothyroidism characterized by enlargement of the thyroid gland, protrusion of the eyeballs, increased basal metabolic rate and weight loss, also known as the Graves' disease. So Graves' disease, okay, it is a form of hyperthyroidism also. यहाँ पे there will be enlargement of the thyroid gland. तो आपने देखा thyroid gland enlarge हो सकता है in case of hyperthyroidism also, in case of hypothyroidism also. Now thyroid hormones play an important role in regulation of the basal metabolic rate. ये बहुत important point है. These hormones also support the process of red blood cell formation. तो यूजुअली जो किडनी से हार्मोन रिलीज होता है एथ्रोपोएटिन, वो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद करता है. पर जो हार्मोन थायराइड हार्मोन्स आल्सो रेगुलेट इन दी प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Maintenance of water electrolyte balance is also influenced by thyroid hormone. Thyroid gland also secretes a protein hormone known as thyrocalcitonin, which regulates the blood calcium level. Thyrocalcitonin lowers the level of calcium and phosphate in the blood and promotes the formation of the bone. तो ये ब्लड से कैल्शियम निकाल के बोन्स बनाने में मदद करता है. तो ब्लड में जो कैल्शियम होता है और जो फॉस्फेट होता है उसको ये डिपॉजिट कर देता है बोन्स के ऊपर, which helps in the formation of the bones. पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमस में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, 1 pair each in the 2 lobes of the thyroid gland. Parathyroid glands secrete a peptide hormone called the parathyroid hormone. तो parathyroid hormone क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है. Secretion of parathyroid hormone is regulated by the circulating levels of the calcium ions. Now PTH acts on bones and stimulates the process of bone resorption, यानी कि dissolution or demineralization. Parathyroid hormone is a hypercalcemic hormone, यानी कि increases the blood calcium level. Along with TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body. Thymus के बारे में बात करते हैं. Thymus gland is a lobular structure located between the lungs behind the sternum on the ventral side of the aorta. Thymus plays a major role in development of the immune system. This is very important. This gland secretes a peptide hormone. आपको याद रखना है पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं थाइमोसिन. Thymosin play a major role in differentiation of the T lymphocytes, which provide cell-mediated immunity. तो
लिम्फोसाइट दो प्रकार के, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थाइमस अगर वीक हो जाता है तो टी लिम्फोसाइट की डिफरेंशिएशन नहीं होगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, थाइमस जो है वो उसका साइज कम होता रहता है, तो हमारी इम्यूनिटी कम होती रहती है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट नहीं हो रहे। थाइमस ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल एंटीबॉडी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है उसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमरल मतलब ब्लड हो गया, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट है एंटीबॉडीज। Thymus is degenerated in the old individual, resulting in decrease in the production of thymosin. So the immune response of old person becomes weak. Adrenal gland के बारे में बात करते हैं। Our body has one pair of adrenal glands. Adrenal मतलब जो किडनी के ऊपर है, adrenal. One at the anterior part of each kidney. This gland is composed of two type of tissues: adrenal medulla and adrenal cortex. सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू को हम एड्रीनल मेडुला बोलते हैं, और जो बाहर का रीजन है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कॉजिंग acute weakness and fatigue, leading to disease known as the Addison disease. Adrenal medulla secrete two hormones called adrenaline or epinephrine, and noradrenaline or norepinephrine. Now they are commonly called as the catecholamines. तो एड्रीनल ग्लैंड में आपको याद रखना है, एडिसन डिजीज के बारे में याद रखना है, और आपको बहुत ही दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, इसके बारे में भी याद रखना है। ये दोनों हार्मोन जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। दिस इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एड्रीनल ग्लैंड अबव द किडनी एंड बी सेक्शन शोइंग टू पार्ट्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। ए इमेज जो देखते हैं किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड, और आप देख सकते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्या सेक्शन अगर काटा तो आपको बाहर का रीजन मिला एड्रीनल कॉर्टेक्स, इनर रीजन है एड्रीनल मेडुला। और अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये हार्मोन रिलीज करता है। अगर उसके अंडर प्रोडक्शन हो जाए तो एडिसन डिजीज हो जाएगा, बिकॉज इट ऑल्टर्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एड्रीनल मेडुला कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है? एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन। Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situation, and are also known as emergency hormones or hormones of fight or flight. These hormones increases alertness, pupillary dilation, piloerection, raising of hairs, and sweating. Both the hormones increase the heart rate and the strength of the heart contraction and the rate of respiration. Catecholamines also stimulate the breakdown of the glycogen. Glycogen is a reserve food material in the animals, including humans, resulting in an increased concentration of glucose in the blood. They also stimulate the breakdown of lipids as well as proteins. Adrenal cortex can be divided into three layers. पहला है zona reticularis, जो inner layer है, zona fasciculata जो है middle layer, and zona glomerulosa जो है outer layer. Adrenal cortex secrete many hormones commonly known as corticoids. Corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called glucocorticoids. So glucocorticoid example क्या हो गया? ओके, इनको हम कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम कॉर्टिकॉइड्स भी बोल सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या होगा? कॉर्टिसोल हो गया। कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी आर नोन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, lipolysis, lipid lysis, and proteolysis, protein lysis, and inhibit cellular uptake and utilization of the amino acid. Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions. Glucocorticoids, particularly cortisol, produce anti-inflammatory reaction and suppress the immune responses. Cortisol stimulates the RBC production also. Aldosterone acts mainly at the renal tubules and stimulates the reabsorption of sodium ions and water and excretion of potassium ion and phosphate ions. So aldosterone helps in maintenance of the electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure, and blood pressure. Small amount of androgenic steroids can also be secreted by the adrenal cortex, which plays a role in the growth of axial hair, pubic hair, and facial hair during the puberty. ठीक है, adrenal cortex जो है androgenic hormones भी रिलीज करता है, which are steroids, which helps in the development of secondary sexual characteristic.
पैनक्रियाज के बारे में बात करें तो पैनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, ठीक है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है, तो इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ओके, एंडोक्राइन पैनक्रियाज, जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है वो इट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहेल्स, ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगर एक प्रकार के सेल्स होते हैं। There are about 1 to 2 million islets of Langerhans in normal human pancreas, representing only 1 to 2% of pancreatic tissue. Two main types of cells in the islets of Langerhans are present: alpha cells and beta cells. Alpha cells secrete a hormone called glucagon, while the beta cells secrete insulin. Glucagon is a peptide hormone and plays an important role in maintaining the normal blood glucose level. Glucagon acts mainly on the liver cells. Liver cells कौन क्या होते हैं? Hepatocytes होते हैं. And they stimulate glycogenolysis, resulting in an increased blood sugar, इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन ये हिपेटोसाइट्स पे काम करता है और ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलिसिस को। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ गया। ग्लूकोज एक शुगर है। एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस which also contribute to hyperglycemia. Glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilization. It reduces, आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा अगर the cellular uptake of glucose is reduced, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकेगॉन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ब्लड में ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। इंसुलिन जो कि पेप्टाइड हार्मोन है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेटिंग द ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकेगॉन का ऑपोजिट वर्क कर रहा है। इंसुलिन प्रमोट्स the cellular uptake of the glucose, thereby reducing the glucose in the blood. Insulin acts mainly on the hepatocytes यानी कि liver से, as well as the adipocytes यानी कि cells of the adipose tissue, fat tissue जो होते हैं, and enhances, आप देख लीजिए, enhances the cellular glucose uptake and utilization. blood में glucose level को कम करता है ये। So a rapid movement of glucose from the blood to hepatocytes and adipocytes resulting in decreased blood glucose level take place. So it is a hypoglycemic hormone. Insulin also stimulates conversion of glucose to glycogen, which is known as glycogenesis, formation of glycogen. Glucose homeostasis in the blood is thus maintained jointly by insulin and glucagon. Prolonged hyperglycemia result to a complex disorder known as diabetes mellitus. तो इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, which is associated with the loss of the glucose through urine and formation of harmful compound known as ketone bodies. Diabetic patients are successfully treated by insulin therapy. अब हम टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। तो पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम इज आउटसाइड द एब्डोमेन। टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन भी होता है और ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होती है, एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल टिश्यू। लेडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं जो कि एंड्रोजन रिलीज करते हैं, एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। कौन सा एंड्रोजन होता है? मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो आप देख सकते हैं आपको टेस्टिस दिखाई गई है यहाँ पे। तो देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। टेस्टिस का आपको इंटरनल पार्ट भी दिखाया गया है यहाँ पे। तो टेस्टिस में ओके ओके दिस इज अ डायग्रामेटिकल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेयर ऑफ टेस्टिस ओपन टू शो द इनर डिटेल्स। टू टेस्टिस आर प्रेजेंट। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड्रोजन जो होते हैं मेल हार्मोन, दे रेगुलेट द डेवलपमेंट मैच्योरेशन फंक्शंस ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, okay, as well as the accessory ducts. So epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, urethra. Epididymis, vas deferens, accessory ducts हैं, seminal vesicles, prostate gland. These are all accessory glands. Now these hormones stimulate muscular growth, growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch voice. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में मदद करते हैं जो एंड्रोजन्स होते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन. Androgen play a stimulatory role in the process of spermatogenesis also. Androgen act on the central nervous system and influence the male sexual behavior, यानी कि libido. These hormones produce anabolic effects on the protein and carbohydrate metabolism. यानी anabolic मतलब it helps in the synthesis of protein and carbohydrates.
अब ओवरीज के बारे में बात करते हैं. ओवरीज इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल्स. अ पेयर ऑफ ओवरीज इज प्रेजेंट इन द abdomen. ओके, जो ओवरीज होती हैं उसमें एग फॉर्मेशन भी होती है एज वेल एज दी स्टीरॉयड हार्मोन्स आर आल्सो प्रोड्यूस नोन एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओवरी आपको पता है इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एज वेल एज द स्ट्रोमल टिश्यू. एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स. तो जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज के अंदर वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं. ओके, ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों रिलीज करती है. And they regulate the menstrual cycle. They also helps to maintain the pregnancy also. तो आप ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस इमेज में देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट हियर. क्लियर? आफ्टर ओवुलेशन मतलब आफ्टर रिलीज ऑफ द एग, द रप्चर्ड ओवरीज इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस लूटियम which mainly secrete progesterone. The corpus luteum is a temporary endocrine gland and corpus luteum secretes progesterone. Estrogen produce wide range of actions such as stimulation and of growth and activities of female secondary sex organs. Development of growing ovarian follicles, appearance of female secondary sexual characteristics, for example, high pitch of voice, memory, and development also. Estrogen, they regulate the female sexual behavior. Progesterone supports the pregnancy because it maintains the endometrium lining. Progesterone also acts on the mammary gland and stimulates the formation of alveoli, which are sac-like structure which store the milk and also help in the milk secretion. अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. तो हॉर्मोन्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यू व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, जैसे कि एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट secrete a very important peptide hormone known as the atrial natriuretic factor which decreases the blood pressure. When blood pressure is increased, ANF is secreted which causes dilation of the blood vessels, यानी कि vasodilation कर रहा है. It reduces the blood pressure, तो vasodilation हो गया, vessels dilate हो गए तो blood pressure कम हो जाएगा. Now the juxtaglomerular cells of the kidney produce a peptide hormone known as the erythropoietin which stimulates the erythropoiesis मतलब formation of RBCs. ये बहुत ही important है. Endocrine cells present in the different part of gastrointestinal tract secrete four major peptide hormones: gastrin, secretin, cholecystokinin, and gastric inhibitory peptide. Gastrin acts on gastric glands and stimulates the secretion of hydrochloric acid and pepsin. Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate ions. Cholecystokinin acts on both pancreas and gallbladder and stimulates the secretion of pancreatic enzyme and bile juice respectively. The pancreas will secrete pancreatic enzyme, gallbladder में आपको पता है bile juice store होता है. Now GIP, gastric inhibitory peptide, inhibits the gastrin secretion and the motility. Several other non-endocrine tissues secrete hormones called as growth factors. These factors are essential for normal growth of tissues and their repairing. Mechanism of hormone action के बारे में हम बात करते हैं. Now hormones produce their effects on target tissue by binding to specific proteins known as the hormone receptors, which are located in the target tissues. दो प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मतलब विच आर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल. बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू रिसेप्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है. Now each receptor is specific to the hormone and hence receptors are very specific. तो देखिए यहाँ पे ये जो receptors है they are specific to only one hormone. Hormone receptor complex formation leads to certain biochemical changes in the target tissue. The target tissue metabolism and hence physiological functions are regulated by the hormones. On the basis of the chemical nature, hormones can be divided into following groups: peptide, polypeptide or protein hormones. For example, insulin, glucagon, pituitary hormones, hypothalamic hormone. These are all peptide या protein hormones या polypeptide. Okay, pituitary hormones कौन से होते हैं? FSH और LH. हाइपोथैलेमस कौन से रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एराडायोल, जैसे कि एस्ट्रोजन भी हो गया, एंड प्रोजेस्टेरोन. फिर तीसरे प्रकार के आयोडो
आइडोथायरोनिन जो कि थायराइड हार्मोन्स होते हैं। 3 प्रकार के हो गए, पेप्टाइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन्स। फोर्थ क्या हो गया? अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गया, जैसे एपिनेफ्रिन हो गया। Hormones which interact with the membrane-bound receptors normally do not enter the target cell but generate secondary messengers. ठीक है, तो वो हार्मोन जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, वो हार्मोन्स जो हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? क्योंकि वो हार्मोन्स सेल के अंदर तो नहीं जा रहे, तो वो कैसे करते हैं? दे एक्ट बाय सिंथेसाइजिंग द सेकेंडरी मैसेंजर्स, साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम आयन, दीज आर ऑल सेकेंडरी मैसेंजर्स which in turn regulate the cellular metabolism. Hormones which interact with the intracellular receptor, जैसे कि steroid hormones होते हैं, आइडोथायरोनिन्स होते हैं, they act on the intracellular receptor or they bind to the intracellular receptor. Peptide hormone, they bind to the membrane bound receptors. These mostly regulate gene expression or chromosome function by interaction of hormone receptor complex with the genome. तो यहाँ पे जो hormone receptor complex हो गया, it interacts with directly with the genome. यहाँ पे there is no synthesis of the secondary messengers. Cumulative biochemical action result in physiological and developmental effects. आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, जिसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ए इज प्रोटीन हार्मोन, बी स्टीरॉयड हार्मोन। ए आपका प्रोटीन हार्मोन है जो कि मेम्ब्रेन, ये जो हार्मोन है वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, देन दी सेकेंडरी मैसेंजर्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कॉज दी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द सेल। जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं या जो आइडोथायरोनिन्स हैं, दे bind to the intracellular receptors and they form the hormone receptor complex here. These hormone receptor complex can directly interact with the genome and it will cause the physiological changes. आपने देखा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गया। दे आर इंटरेक्टिंग विद द डीएनए नाउ। ठीक है, जीनोम ये है, जीनोम, हमारा जीनोम क्या डीएनए का बना है। DNA is converted into mRNA, mRNA is converted into proteins, and then the physiological response is shown. यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के यहीं पे बन गया था, and then the secondary messengers are produced, and then the physiological responses are generated. अब हम कुछ टिप और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स abnormal growth of body leading to gigantism. Prolactin regulates the growth of mammary gland and formation of milk in them. Males में luteinizing hormone stimulate the synthesis and secretion of hormone known as androgens from the testes. Males में follicle stimulating hormone androgen regulates the spermatogenesis. In females, luteinizing hormone leads to ovulation by the rupture of the Graafian follicles, and it also maintains the corpus luteum formed from the remnant of the Graafian follicle after ovulation. Study of endocrine glands, hormones and their roles. This is known as endocrinology. Now, the gland that has exocrine as well as endocrine region is known as heterocrine or mixed gland, जो कि pancreas है. Disease that occurs due to degeneration of the anterior lobe of pituitary gland is known as Simmons disease. Thymus contains Hassel corpuscles that are phagocytosic in function. Okay, they are phagocytic. Addison disease was discovered by Thomas Edison. In Addison disease, the adrenal glands fail to produce enough hormones, primarily cortisol and aldosterone, often due to autoimmune attack on the adrenal glands. Okay, एडिसन डिजीज में स्पेसिफिकली क्या होता था? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। okay, यहाँ पे देयर इज अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. कॉर्टिकोकॉइड्स which regulate the balance of water and electrolytes in the body are known as mineralocorticoids. Aldosterone is the main mineralocorticoid in our body. Gastrin acts on gastrin gland and stimulates the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसिडिक पीएच में एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. Secretin, a hormone released by duodenum, which is a part of the intestine, acts on the exocrine pancreas and stimulates the secretion of water and bicarbonate ion, which helps to neutralize acid chyme entering the small intestine. तो जो partially digested food होता है उसको chyme बोलते हैं. It enters into the small intestine for complete digestion. तो वहां पे एंजाइम, इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं कि उनको एल्कलाइन पीएच चाहिए, तो वो जो एसिडिक जो चाइम होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ये, द बाइकार्बोनेट आयंस एज वेल एज द वाटर.
एसिडिक अल्कलाइन कंडीशंस इंटेस्टाइन में मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो एंजाइम प्रेजेंट है दे एक्ट इन द अल्कलाइन पीएच. So this was the end of this session. I hope this session was quite knowledgeable for you. Thank you very much for listening. Hello everyone, और आप सबका स्वागत है इस सेशन में. तो अब हम शुरू करेंगे डीपीपी से. तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं. फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम जीएफआर भी बोलते हैं, एक्टिवेट्स. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? ठीक है, तो रेट एट विच द किडनी इज फिल्टरिंग द ब्लड, इसको बोलते हैं हम जीएफआर. और रेट एट विच द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी, ये भी आप बोल सकते हैं. तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन. ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में आपको पता होगा, ये किडनी के ऊपर होता है. इसके दो रीजन्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला. तो एड्रीनल कॉर्टेक्स कुछ हार्मोन रिलीज करता है, और एड्रीनल मेड्यूला भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है. तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन. सेकंड है एड्रीनल मेडुला टू रिलीज एड्रेनलिन. देन थर्ड ऑप्शन क्या है, जुक्स्टामेडुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन. एंड फोर्थ क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वैसोप्रेसिन. तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा जुक्स्टामेडुलर, ओके, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, ये इसका सही आंसर है. तो क्या होता है, जैसे ही जीएफआर में कमी आती है, एज सून एज द जीएफआर फॉल्स, देन जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, दे रिलीज रेनिन. रेनिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन होता है, इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंड दिस कॉजेज द वैसोकंस्ट्रिक्शन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द रैट. ओवरीज क्या होता है? ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ओवरीज का फंक्शन क्या है? ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं. इसके अलावा ओवरीज में ओवम प्रोडक्शन भी होता है, यानी कि oogenesis भी होता है. If the ovaries are removed from the rat, the concentration of which hormone is decreased in the blood? ऑप्शन क्या है, ऑक्सीटोसिन. सेकंड है प्रोलैक्टिन. ऑप्शन नंबर थर्ड है एस्ट्रोजन. और डी है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर. तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस थ्रू अ नर्व फाइबर, द पोटेंशियल on the inner side of the plasma membrane has which type of the electric charge? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो अंदर की साइड होती है, इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पे किस प्रकार का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चेंज होता है. तो ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोल रहा है, ऑफ द नर्व इम्पल्स. ठीक है, तो पहले रेस्टिंग पोटेंशियल होती है, जहां पे बाहर की साइड पॉजिटिव होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव होता है. उसके बाद जब एक्शन पोटेंशियल बनती है तो रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी. पहले पोलराइज स्टेट में होता है, फिर डीपोलराइज स्टेट में ओके हो जाती है. तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव. नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव. थर्ड क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड अगेन बैक टू पॉजिटिव. फोर्थ क्या है, फर्स्ट नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव. तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया इनिशियली, सबसे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल में अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज होता है. देन देयर इज अ रिवर्स इन द पोलैरिटी. आंसर क्या होगा इसका? इन चारों ऑप्शन में से आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ. फर्स्ट नेगेटिव होता है, देन नेगेटिव कब होगा? पोलराइज स्टेट में. डीपोलराइज स्टेट में पॉजिटिव हो जाएगा एंड देन अगेन बैक टू नेगेटिव. तो ये इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एड्रेनलिन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन. एड्रेनलिन किस पे अफेक्ट करता है? एसए नोड, सिनोएट्रियल नोड. सेकंड है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि पैनक्रियास में मौजूद होते हैं. सेकंड क्या है, द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. और फोर्थ क्या है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक.
तो एड्रीनलिन जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है? बाय दी एड्रीनल मेडुला। एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन दो हार्मोन्स होते हैं। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा इन ऑप्शंस में से? तो अगर आपको पता है कि एड्रीनलिन हार्मोन जो है इसका फंक्शन क्या है, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सिनोएट्रियल नोड। ओके, तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन होते हैं, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोथ द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स आर इंटरकनेक्टेड विद। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ये भी हार्मोन रिलीज करता है। इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि थायरोक्सिन। ओके, T3 और T4 हार्मोन्स के आपने बारे में भी पढ़ा होगा। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो होते हैं वो आरबीसीज प्रोडक्शन में भी मदद करते हैं। वैसे आरबीसी प्रोडक्शन में एरिथ्रोपोइटिन मदद करता है जो किडनी से रिलीज होता है, और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन भी आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। मेटाबॉलिज्म में भी मदद करते हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? दे आर इंटरकनेक्टेड विद, ऑप्शन क्या है? ए है कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द स्ट्रोमल टिश्यू, बी है कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द थायराइड टिश्यू, सी है कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द फॉलिकल टिश्यू, और लास्ट ऑप्शन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द इस्थमस टिश्यू। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द इस्थमस टिश्यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट ऑफ हॉर्मोन्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स लाइक साइक्लिक एएमपी ड्यूरिंग देयर मोड ऑफ एक्शन इज। तो हॉर्मोन्स आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? हॉर्मोन्स पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं। ओके, पेप्टाइड हॉर्मोन्स या प्रोटीन हॉर्मोन्स या पॉलीपेप्टाइड बोल लीजिए। जैसे कि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकेगॉन, एफएसएच, एलएच। फिर स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। देन यू हैव हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। क्लियर? उसके अलावा आपको पता है रिसेप्टर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स, दे बाइंड विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ठीक है, और स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं दे बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगे? बाय द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स सच एज साइक्लिक एमपी एंड कैल्शियम। ठीक है, तो इसको माइंड में रख के आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एसीटीएच। ओके, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देन ठीक है, ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देन सेकंड क्या है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और एफएसएच। थर्ड क्या है? कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और डी क्या है? थायरोक्सिन, एस्ट्राडायोल एंड एलएच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका एफएसएच, एलएच, एफएसएच एंड एसीटीएच। ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ केमिकल सिक्रीशन। तो ऑप्शन क्या है? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड। तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा? हार्मोन्स दे आर दी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड इन वेरी ट्रेस अमाउंट। ओके, इन ट्रेस अमाउंट्स। तो ऑड वन आउट आपको सिलेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ केमिकल सिक्रीशन। कौन सा इसमें से ग्लैंड केमिकल सिक्रीट नहीं करता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीनियल ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे ब्रेन में मौजूद है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी
ये हार्मोन रिलीज करता है जैसे कि FSH सिंथेसाइज करता है, FSH, LH। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स आपको पता है, थायरोक्सिन, T3, T4 होते हैं। मेमरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता, मेमरी ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन दी सिक्रीशन ऑफ द मिल्क। तो मेमरी ग्लैंड में एल्वियोलाई सेल्स होते हैं which are sac-like cells in which the milk is produced and then it is stored in the ducts. तो इसका सही आंसर क्या हुआ? मेमरी ग्लैंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन वाटर रिटेनिंग इन द बॉडी? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में वाटर रिटेन करने में मदद करता है? वाटर रिटेन करने में मतलब कि वाटर की अब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। एंड प्रिवेंट वाटर लॉस बाय मेकिंग हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स वाटर लॉस इन द यूरिन। ठीक है, यानी कि हार्मोन क्या हो गया? एंटी डायूरेटिक हो गया। डायूरेटिक क्या होता है? जो पानी निकाल देते हैं। एंटी डायूरेटिक मतलब जो पानी को अब्जॉर्ब करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन, ADH। ADH क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन थर्ड ऑप्शन है। ऑप्शन फोर्थ क्या है? बोथ B and C। तो इसका सही आंसर होगा बोथ B and C, क्योंकि ADH को वैसोप्रेसिन ही कहते हैं। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स इज नॉट पॉसिबल इन विच ऑफ द गिवन सेट ऑफ हार्मोन्स? ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जिसमें सेकेंडरी मैसेंजर्स का जनरेशन नहीं होता? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी मैसेंजर्स कब बनते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स तब बनते हैं जब जो हार्मोन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी मैसेंजर किस केस में नहीं बनते, किस केस में, या ऐसे कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं एंड डायरेक्टली एक्ट ऑन द जीनोम। ठीक है, तो दो प्रकार के हार्मोन होते थे, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन जिसको बोल लीजिए आप, एंड दी स्टीरॉयड। ओके, इसके अलावा थायराइड से हार्मोन भी रिलीज होते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं दे कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड दे कैन बाइंड विद दी रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो वहां पे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं होती। पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होती है। तो कौन से यहाँ पे ऐसे हार्मोन है जो कि स्टीरॉयडल है? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, थायराइड हार्मोन जो होते हैं उनके केस में भी साइक्लिक ये जो मैसेंजर्स जनरेट नहीं होते। ठीक है, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दे आर पेप्टाइड। ठीक है, FSH, LH, ऑक्सीटोसिन, FSH, LH पेप्टाइड है। FSH यहाँ पे भी आ गया। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। ये तीनों जो हैं वो एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल, ये दोनों हैं आपके स्टीरॉयडल हार्मोन। थायरोक्सिन जो है इट कैन ऑल्सो you can say bind to intracellular receptors. So there is no need for the production of secondary messenger here also. Next question क्या है? Following are the functions of a particular hormone. हार्मोन के फंक्शन दिए गए हैं। पहला क्या है? कंट्रोल ऑफ सर्केडियन रिदम इन ह्यूमंस। बी क्या है? हेल्प इन द पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। सी क्या है? कंट्रोल द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ये तीनों फंक्शन करता है? सर्केडियन रिदम को मतलब कि हमारा जो स्लीप और वेक का साइकिल है उसको मेंटेन कर रहा है। हमारी स्किन पिगमेंटेशन को भी में भी इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिज्म में भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी और डिफेंस में भी। ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, बी है गैस्ट्रिन, सी है मेलाटोनिन, फोर्थ है इंसुलिन। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है मेलाटोनिन। इंसुलिन एक्ट्स अपॉन, इंसुलिन किस पे एक्ट करता है? हिपैटोसाइट्स पे, लिवर सेल्स पे। ओके, ऑप्शन नंबर ए के हेपेटोसाइट बट नो इफेक्ट ऑन एडिपोसाइट्स, यानी कि जो फैट के जो सेल्स होते हैं, फैट सेल्स। सेकंड क्या? एडिपोसाइट बट नो इफेक्ट्स ऑन हिपैटोसाइट्स। थर्ड है हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स बोथ। फोर्थ है नीदर हिपैटोसाइट्स नॉर ऑन द एडिपोसाइट। तो इंसुलिन क्या कहता है? इट हेल्प्स इन द internalization of the glucose into the cells. It helps in the cellular uptake of glucose and it acts on both hepatocytes and adipocytes. Okay, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पे सारे आंसर सही हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं PYQ पे। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स। तो पहले नर्व जो फाइबर होता है, जो न्यूरॉन है, वो रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग स्टेट में होता है, यानी कि पोलराइज स्टेट में होता है, उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद डीपोलराइजेशन हो जाती है एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। सो एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ व्हाट। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से सही आंसर बताना है आपको। पहला है पोटेशियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मूव्स टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सेकंड है सोडियम आयंस, ओके, फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड गोज टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। देन नेक्स्ट क्या है आपका, potassium ions from the intercellular fluid moves to extracellular fluid, and fourth है sodium ions from extracellular fluid move to the intracellular fluid। तो सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल कब बनती है, तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल होती है उसमें बाहर पॉजिटिव होता है, एक्सॉन के बाहर की सरफेस से पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। ओके, रेस्टिंग पोटेंशियल में। एक्शन पोटेंशियल में इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि नेगेटिव अंदर हो जाएगा, पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव होता है रेस्टिंग पोटेंशियल में बाहर, नेगेटिव होता है अंदर, तो एक्शन पोटेंशियल में रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव बाहर हो जाएगा, पॉजिटिव अंदर हो जाएगा। पॉजिटिव अंदर कब होगा, जब सोडियम आयन विल मूव इनसाइड। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस थ्रू अ नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा। इनर साइड आपका क्या होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको सही आंसर चूज करना है इसमें। ठीक है, ध्यान में रखिए, पूछ रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस थ्रू नर्व इम्पॉन टू द नर्व फाइबर, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड देन कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। सेकंड है फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। देन थर्ड है फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड अगेन बैक टू पॉजिटिव। एंड फोर्थ है फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। तो आपको पता है रेस्टिंग पोटेंशियल में बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल में इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो पहले होगा फर्स्ट पॉजिटिव, ओके, एंड देन नेगेटिव एंड देन अगेन बैक टू पॉजिटिव। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया थर्ड। पहले बार पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव हो जाएगा अंदर, ये इनर साइड में पूछ रहा है, एंड देन अगेन इट विल बैक टू पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश अ नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है आपके, वैक्यूल्स एंड फाइबर्स, सेकंड है फ्लैजेलम एंड मेडुलरी शीट, थर्ड है न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स कहाँ मौजूद होते हैं, नर्व सेल में मौजूद होते हैं। पेरिकैरियन सेल बॉडी कहाँ मौजूद होते हैं, नर्व सेल में। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। Now, in the resting state of the neural membrane, the diffusion due to concentration gradient, if allowed, would drive potassium ion into the cells. Second है potassium and Na out of the cell. Third क्या है Na into the cell and fourth है Na out of the cell. तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोबारा, इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग स्टेट के बारे में बात कर रहा है। डिफ्यूजन हो रही है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर डिफ्यूजन को अलाउ कर दे तो क्या होगा, सोडियम आयंस अंदर जाएंगे, क्योंकि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है। तो इट विल कॉल द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस, सोडियम आयन इनटू द सेल हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्या, न्यूरोग्लिया कंसिस्ट ऑफ सेल्स फाउंड इन दी, न्यूरोग्लिया कहाँ पे मौजूद होते हैं, लिवर, किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया या टेस्टिस में। तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया में। अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हियर। ठीक है, लिवर में तो हेपेटोसाइट्स होते हैं, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, टेस्टिस में ओके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ओके, जहाँ पे
स्पर्म की सिंथेसिस होती है, सेमनिफरस ट्यूब में सर्टोली सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Anesthetics reduce pain by blocking the transmission of nerve impulses. The kind of chemical working as anesthetic are those that block. तो ये तो एनेस्थीसिया होते हैं, किस चीज को ब्लॉक कर रहे हैं ये? ऑप्शन नंबर ए क्या, ओनली द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इन मेम्ब्रेन। बी क्या है, ओनली द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन। सी है ओनली द न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। डी है वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्स रिसेप्टर्स। तो आपको पता है सोडियम और पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं नर्व फाइबर में। तो एक तो इसको ब्लॉक करेंगे, ये एनेस्थीसिया। ओके, और क्या करेंगे? इसके अलावा दे कैन ऑल्सो ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स ऑल्सो। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे एसिटाइल कोलिन केमिकल साइनेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस विसरल ऑर्गन्स आर इनर्वेटेड बाय। विसरल ऑर्गन्स हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्व्स एंड आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। बी है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। सी क्या है, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। डी है बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स बट आर अंडर अनकॉन्शियस कंट्रोल। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक but are not under conscious control. Okay. Next, sympathetic nerves in mammals arise from sacral nerves, cervical nerves, thoracolumbar nerves, and 3rd, 7th, 9th, and 10th cranial nerves. Again, this question is based on the fact. देखिए सीधा फैक्ट पे क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है thoracolumbar nerves. ठीक है, thoracolumbar nerves हो गया। thoraco is related to thoracic region। ठीक है, तो बिल्कुल ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्या है, वन फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन पूछा गया है। पहला क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स। सेकंड है स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। थर्ड है आइसोलेशन ऑफ हार्ट बीट। फोर्थ है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। उसका सही आंसर होगा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट कॉजेज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, क्लियर। तो ड्यूरिंग रेस्ट, जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, इट कॉजेज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, उसको नॉर्मल साइज पे ले आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इट विल कॉज डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ओके, पैरासिम्पैथेटिक विल कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। ये ओके। नेक्स्ट क्या है, द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन क्या है, मेटासील, ओके, रिनसील, पैरासील और डाइसील। इसको बोलते हैं हम डाइसील। ओके, ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइज 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच इज। तो हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, आपको बोलते हैं पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्पस कैलोसम, सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस। इसका आंसर हुआ सेरिबेलम। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। नेक्स्ट क्या है, न्यूरॉन इज इन द रेस्टिंग स्टेट दैट इज नॉट कंडक्टिंग एन इम्पल्स, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज। तो ऑब्वियसली रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, पोलराइज स्टेट में क्या होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कंपैरेटिवली द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू सोडियम आयंस एंड नियरली इम्परमेबल टू पोटेशियम आयन। सेकंड क्या है, इक्वली परमेबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। थर्ड है इम्परमेबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। एंड फोर्थ क्या है, कंपैरेटिवली more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. इसका आंसर है more permeable to potassium ions and impermeable to sodium ions. Sodium ions channels जो होते हैं they are not open, ताकि वो पोलराइज स्टेट में ही रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट होता है जो कि हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एक्सेट्रा? ऑप्शन क्या है? ए है कॉर्पस कैलोसम एंड थैलेमस, बी है लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, सी है कॉर्पस क्वाड्रिजीमिया एंड हिप्पोकैम्पस, फोर्थ है ब्रेन स्टेम एंड एपिथैलेमस। सही आंसर क्या हुआ? लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। तो लिम्बिक सिस्टम किसका बना होता है आपका? जैसे कि इज इट मेड अप ऑफ एमिगडाला। ओके, लिम्बिक सिस्टम किसका बना होता है आपका? एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। ऑलराइट, हाइपोथैलेमस जिसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो सकती हैं। स्टेटमेंट कौन कौन सी है? पहली स्टेटमेंट क्या है? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर्स। क्या ये सही बात है? क्या अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो रहा है बॉडी फ्लूइड्स का, डज इट स्विचेस ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर्स? क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? ओके, क्या ये फॉल्स स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है? बी क्या है? एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब कि यूरिन में ज्यादा फ्लूइड निकल रहा है। सी क्या है? एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट से सिक्रिएट होता है, कॉजेज वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन से क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डी क्या है? एडीएच यानी कि एंटीडायरेटिक हार्मोन आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। क्या ये भी सही है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। देन ई क्या है? एडीएच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस आपके ए बी सी डी है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैन बी करेक्ट। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ये स्टेटमेंट ठीक है इसकी। ओके, ADH facilitate water absorption, this is also true. ENF causes vasodilation, this is also true. And ADH causes increase in blood pressure, this is also true. ठीक है, ADH क्या करेगा? सबसे पहले तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है ये। ओके, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा एंड इट कॉजेज एन इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन का, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? केमिकल साइनेप्सिस की बात हो रही है। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि एसिटाइल कोलिन, these are released from the synaptical vesicles present in the presynaptic. ओके, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कहाँ बाइंड होते हैं? दे बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन वेयर, व्हाट, कहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं? ठीक है, तो आपको प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के बारे में पता होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सेकंड है मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स, थर्ड है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फोर्थ है टिप्स ऑफ द एक्सॉन। तो ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। These receptors are present on postsynaptic membrane and they bind to the neurotransmitter. जब ये न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करते हैं तो वहां पे आयन चैनल जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। दिस कॉजेज द ट्रांसफर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। वहां पे एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन्स इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। रीजन आपको देखा हाइपोथैलेमस, क्या कहना है? हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। क्या ये सही है? हाइपोथैलेमस ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज सिक्रीट करता है। तो क्या पहली स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सेकंड है, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल मूवमेंट्स आल्सो। क्या ये लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन है? थर्ड क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, इज इट ट्रू? फोर्थ क्या है, कॉर्पस कैलोसम
ओके, दिस इज अ बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। तो अगेन आप देख लीजिए, आपको ब्रेन के जितने भी रीजन है उनका फंक्शन पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है लिम्बिक सिस्टम। ओके, सेकंड, लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्वड इन द कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निसल्स बॉडी आर मेनली कंपोज ऑफ, निसल बॉडी न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में मौजूद होते हैं, निसल्स बॉडी डेंड्राइट्स में भी मौजूद होते हैं। तो निसल बॉडीज आर कंपोज ऑफ, पहला क्या है? न्यूक्लिक एसिड एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है डीएनए एंड आरएनए, थर्ड है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और फोर्थ है फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? बॉडी के टेम्परेचर को कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? होम्योस्टेसिस के लिए कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है ब्रेन का? चार ऑप्शन है, कॉर्पस कैलोसम, बी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, थर्ड है सेरिब्रम, और फोर्थ है हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस।